गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1773 का न्यायिक कानून, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन के रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, इसीलिए इसे नियामक कानून कहते हैं। इस नियामक कानून में कई दोष थे। जल्द ही ये दोष धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगे और शासन संबंधी इन दोषों को इंग्लैंड में महसूस किया गया। भारत में इन दोषों को हमने देखा था कि किस तरह ऐसा शासन का दौर चला जिसमें शोषण थी, लूट थी, प्रताड़ना थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर प्रभावी रूप से और निर्णायक रूप से नियंत्रण करने के लिए और इन तमाम दोषों को मुक्त करने के लिए एक कानून बनाने के लिए अग्रसर हुई थी। मगर इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो हम पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके विरोधियों के बीच भी मतभेद बढ़ते जा रहे थे, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। सुलझाने की कोशिश भी की गई, परंतु वह असफल रही। कंपनी के विरोधी और भी मुखर होते गए और भी शक्तिशाली होते चले गए। ऐसे परिस्थिति में कंपनी और उसके भारतीय अधिकार क्षेत्र में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि भ्रष्टाचार और दमनकारी शासन से मुक्ति पाने के लिए और प्रशासनिक रूप से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अगला प्रयास किया गया। इसके पीछे एक और भी कारण था। अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया और इसके चलते अमेरिका के 13 उपनिवेश, जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उसके हाथों से निकल गया। इंग्लैंड को बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ और वह भारत में चाहता था कि उस पर नियंत्रण किया जाए अपने अधिनियम के माध्यम से, ताकि आर्थिक रूप से इंग्लैंड को संपन्न बनाया जा सके और भारत के साथ साथ ईस्टर्न वर्ल्ड में अपना वो अधिकार और दबदबा कायम कर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचना बढ़ती चली गई और ब्रिटिश पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव जब आने लगे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था विलियम पिट द यंगर, इन्होंने एक एक्ट बनाया जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। इसे पिट द यंगर के नाम पर ही पिट्स एक्ट कहते हैं और चूंकि 1784 में बनाया गया था, इसलिए पिट्स एक्ट ऑफ 1784 कहते हैं। इससे कंपनी के मामलों पर और इसके साथ साथ ही भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कायम करने का प्रयास किया गया। इसके लिए 2 जगह, यानी कि इंग्लैंड में भी और भारत में भी वैधानिक रूप से कुछ सुधार किए। सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, यानी कि ऐसा बोर्ड जो कि कंपनी पर नियंत्रण कायम कर रख सके और रख सके। इनके 6 सदस्य होने थे। इन 6 सदस्यों में 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री होने थे और 1 कैबिनेट स्तर का मंत्री इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन।
तो इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के जो मंत्री शामिल थे और 4 अन्य सदस्य शामिल थे, बनाया गया। ये कुल मिलाकर 6 सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। इनका काम कंपनी के कार्यों पर इंग्लैंड में नियंत्रण रखना था। इनकी मदद करने के लिए एक गुप्त समिति बनाई गई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मदद करे। इनके 3 सदस्य हैं। तो ये इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सेक्रेट कमेटी यानी गुप्त समिति 2 कमेटियां इंग्लैंड में बनाई गई। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल जो था, उसको यह अनिवार्य कर दिया गया कि कंपनी के जो भी कागज या दस्तावेज या आदेश भारत भेजे जाएंगे, उन्हें पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखलाना होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखला करके उनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और अगर स्वीकृति मिलती है तभी ये कागज भारत में भेजा जाएगा कंपनी के माध्यम से। दूसरी तरफ भारत से भी जो कागज आएंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक बार दिखलाना पड़ेगा। इस प्रकार कंपनी पर नियंत्रण के लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अपने कमेटी के माध्यम से अंकुश लगाया। अब कंपनी के साझेदार यानी कि जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया। अब निदेशक मंडल के प्रस्ताव को यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अप्रूव कर देती है तो साझेदारों का जो समूह है वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे रद्द करना तो बहुत दूर की चीज है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता था। अतः ये पूरी तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कंपनी के साझेदारों के ऊपर हावी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन का वास्तविक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चला गया। अब आज देखते हैं भारत में क्या होता है। भारत में एक गवर्नर जनरल की पोस्ट जो पहले से चली आ रही है, इसके 4 सदस्य हुआ करते थे जब तक मैंने देखा था 1773 के रेगुलेटिव में। अब उन सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी। जब ये लागू किया गया था 1784 में, उस वक्त हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिकार था, जो कंपनी के साझेदारों के माध्यम से होता था, क्योंकि अब उसे मार्गदर्शन, संचालन, इन सब चीजों को इंग्लैंड से मिलना था। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के साझेदारों को बताती थी, निर्देशन देती थी, लेकिन भारत में उसके अधिकार काफी बढ़ा। जहां 4 सदस्य के परिषद के सदस्य थे, उनको घटाकर 3 सदस्य थे। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर एक सदस्य भी उसके पक्ष में, परिषद का एक सदस्य भी उसके फेवर में हो गया तो वो अपनी बात को मनवा सकता। कालांतर में 2 वर्ष के बाद में 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का
कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल अब लॉर्ड कर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक रहा। इसको 2 एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए। पहला कि यह विशेष परिस्थितियों में परिषद के विरुद्ध भी जा सकता है। एक और अधिकार दिया गया, इसे कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति के पद को ग्रहण करने का भी इसको अधिकार दिया गया। तो हम देखते हैं कि अब गवर्नर जनरल का पद काफी महत्वपूर्ण हो गया। अब कलकत्ता, जो आप कोलकाता, कलकत्ता के जो मुख्य अधिकारी थे, जो गवर्नर जनरल थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वे सर्वा हो गए। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज की तारीख में मुंबई और चेन्नई प्रेसिडेंसी कहलाता है, इन दोनों पे गवर्नर को हर मामले में गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कलकत्ता में जब गवर्नर जनरल जो कर्नवालिस बैठा था, उसके अंतर्गत में हम देखते हैं कि मद्रास यानी कि चेन्नई और बॉम्बे के गवर्नर को अधीन कर दिया गया। कंपनी को अभी भी कुछ अधिकार थे। वह अपने अधिकारियों को नियुक्ति दे सकता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, उसका भारत में स्थानांतरण कर सकते हैं, यहां तक कि वह उसे पद से मुक्त भी कर सकता है, यानी टर्मिनेट भी कर सकता है। एक और अधिकार दिए गए थे, वह था कि चीन के साथ इसकी जो व्यापार की मोनोपोली थी वह कायम रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रेगुलेटरी एक्ट के बाद जो 1776 का फिट इंडिया एक्ट है, वह सरकार के अधिकार को, या सरकार के नियंत्रण को कंपनी पर काफी बढ़ा दिया। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई, मगर यह नया युग भारत में ब्रिटिश की विजय की शुरुआत थी। केंद्रीय सरकार की रूपरेखा तो तैयार कर दिया था, लेकिन भारत के राजा रजवाड़ों पर विजय करने के लिए क्या एक साधन बना। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का साधन बन गई। इसके द्वारा एक ऐसा शासन चलाना जाना था जिसे ब्रिटिश सरकार के शासक वर्ग के सभी वर्गों का, सभी क्लासेस के हितों को पूरा किया जा सके। इस प्रकार का कानून हम देखते हैं कि 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, जो 1857 तक चला था, ब्रिटिश सरकार का वह प्रशासनिक ढांचा बना, जो आगे चल करके या शासन को पूरी तरह से नियंत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन जो भी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंकुश बढ़ता गया और अधिकार बढ़ते गए और कंपनी के अधिकार धीरे धीरे सीमित हुए। आज इतना ही, अगला नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।